हाँ तो भाई लास्ट लेक्चर में हमने क्यूस ग्रंथि और पीनियल को कंप्लीट कर लिया था, और आज जो हम पढ़ेंगे वो एक नेक्स्ट मुख्य ग्रंथि नंबर 4, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि का जो दूसरा नाम है वह है अवटो ग्रंथि होता है। ठीक है भाई, बहुत ही मोस्ट ग्रंथि है थायराइड। लगभग एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। उसके बारे में बात करेंगे, कौन सा क्वेश्चन था वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम थायराइड के बारे में कि क्या है ये। तो कुछ इसके बेसिक पॉइंट है। यह है ग्रंथि ग्रीवा क्षेत्र में श्वास नली से जुड़ी रहती है। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका वजन 25 ग्राम होता है। ठीक है, इसकी गोलाकार टोटक कोशिकाओं में जेली समान पारदर्शी पीला पदार्थ भरा होता है, जिसे आयोडो थायरो ग्लोबुलिन कहते हैं। इसके स्ट्रोमा में सी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है भाई, तो ये जो हमारी ग्रंथि है थायराइड, इसके बारे में कुछ ये 2-3 बेसिक पॉइंट है। और वो बेसिक पॉइंट क्या है भाई, कि यह ग्रंथि ग्रीवा क्षेत्र में यानी कि गर्दन वाले क्षेत्र में श्वास नली से जुड़ी हुई रहती है। आप सभी जानते हैं कि ये जो ग्रंथि है इस स्थान पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर गले में प्रेजेंट होती है, और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब इस जगह पर आप थोड़ा रुकना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ क्लियर कराऊंगा। देखिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्या होती है? यकृत। लेकिन यकृत कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। कैसी है? बहिस्रावी। और जो हमारी थायराइड है वह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर बात हो तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी कौन सी है? थायराइड है। क्लियर है बात? और जबकि ओवरऑल सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। क्लियर है? तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका जो वजन होता है, इसका जो वजन होता है वो कितना होता है? 25 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, इसकी गोलाकार टोटक कोशिकाओं में, इसमें थायराइड की अगर हम अनुप्रस्थ काट देखें
तो उसमें कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं में जेली समान एक जेल समान पारदर्शी पीले कलर का पदार्थ होता है जिसे आयोडोथायरोग्लोबुलिन कहते हैं। और ये जो आयोडोथायरोग्लोबुलिन होता है ना, इसका निर्माण आयोडीन से होता है जो आगे चलकर थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। तो ये जो आयोडोथायरोग्लोबुलिन पदार्थ है, यह इसकी पोटक कोशिकाओं में भरा हुआ रहता है जो आगे चल के एक हार्मोन के रूप में बाहर निकलता है। और इसके स्ट्रोमा इसके तरल भाग को हम कह सकते हैं, आधात्री को हम बोल सकते हैं। सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? इसके स्ट्रोमा में मतलब आउटर पार्ट होता है, उसमें सी कोशिकाएं होती हैं। तो ये थायराइड यानी कि ऑप्टो ग्रंथि के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट थे। यहाँ आपको इतना याद रखना है कि यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और एक बात मैं और बता दूं कि यह द्विपालित व एच आकार की ग्रंथि है। ये भी आपको याद रखना है कि जो थायराइड ग्रंथि है वह द्विपालित होती है और एच आकार की होती है, एच शेप में होती है। इस प्रकार की ये हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। 2 लॉब होते हैं और एच शेप में होती है। ठीक है भाई। तो ये हमारी थायराइड ग्रंथि के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हैं। अब इसके बाद अब हम देखते हैं इससे स्रावित हार्मोन कौन से हैं भाई, क्योंकि मोस्टली तो हमें यही पढ़ना है कि हार्मोन कौन से स्रावित होते हैं किस ग्रंथि से और क्या उसका कार्य होता है। तो स्रावित हार्मोन कि भाई जो ये थायराइड ग्रंथि है इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 मैं यहां लिख दो पहले, इससे 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 टेट्रा आयोडोथायरोनिन जिसको T4 कहते हैं। यह आयोडीन व टायरोसिन से बनता है जो कम सक्रिय रहता है। नेक्स्ट ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो जिसको हम T3 कहते हैं, यह है आयोडीन युक्त हार्मोन है जो अधिक सक्रिय रहता है। नोट T3 व T4 को सम्मिलित रूप से थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है। तो ये तो 2 हार्मोन है। तीसरे हार्मोन की अगर हम बात करें तो वह मुख्य हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन लिखें, यह सी कोशिका से
स्रावित होता है जो कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है अस्थि विघटन को कम करता है। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, थायराइड ग्रंथि के बारे में देखा था। तो थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है, अवटु ग्रंथि होता है। अवटु फिर इसके बारे में हमने कुछ बेसिक पॉइंट देखे थे। और अब जो हम देख रहे हैं कि भाई थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, भाई स्रावित हार्मोन। तो यहां से अब आपको ध्यान देना है इस पर। हम ये पढ़ेंगे कि थायराइड ग्रंथि से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये टेट्रा मतलब T4 4 से होता है। तो यह आयोडीन और टायरोसिन से बनता है जो कम सक्रिय रहता है, यानी कि ये एक्टिव कम है, विषय भूमिका नहीं निभाता है। ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको हम T3 के नाम से जानते हैं, यह आयोडीन युक्त हार्मोन है जो अधिक सक्रिय रहता है। या मैं ये कहूं कि जो मुख्य हार्मोन जो हमारा होता है वह ट्राई आयोडोथायरोनिन है। तो एक नोट में मैंने क्या पॉइंट लिखाया है कि T3 व T4 को सम्मिलित रूप से हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था, या अब तक जो आपने पढ़ा था वो इतना ही पढ़ा था कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इतना ही पढ़ा था ना। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है। तो अब आप देख सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन वास्तविक में क्या है। तो क्या पता चला कि थायरोक्सिन हार्मोन T3 और T4 का सम्मिलित रूप होता है। क्लियर है। तीसरा जो हार्मोन है वह है कैल्सीटोनिन, और इस साल एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और क्वेश्चन था कि सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन होता है और उसका क्या कार्य है। तो मैंने आपको बता दिया था कि इस चैप्टर से 1 नंबर का बहुत ही डीपली क्वेश्चन आता है, हल्का क्वेश्चन नहीं आता है, डीपली क्वेश्चन आता है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा था वैसे, लेकिन कई बार बच्चे यहाँ कम ध्यान दे पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप हर पॉइंट को क्लियरली समझो, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो भाई कैल्सीटोनिन जो है वह थायराइड में स्थित सी कोशिकाओं से स्रावित होता है, और उसका कार्य क्या है कि यह कैल्शियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है, यानी कि कैल्शियम को बाहर निकालता है। मूत्र के साथ रक्त में कैल्शियम का उत्सर्जन ज्यादा कर देता है, ठीक है, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। बात समझ में आ रही है। और ये अस्थि विघटन को क्या करता है, कम करता है। अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो भी हमारी अस्थियां विघटित होने लग जाती हैं, जबकि अस्थियों का निर्माण कैल्शियम से होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। लेकिन अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, हाँ तो भाई, तो अभी हमने जो देखा था वो थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं ये देखा था, ठीक है। और अब जो अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने आपसे ये कहा था कि भाई इन ग्रंथियों में मुख्य रूप से हमको ये पढ़ना था कि कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उन हार्मोनों का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो अभी जो हमने कैल्सीटोनिन, एक मिनट रुको, अभी जो हमने देखा वह है कैल्सीटोनिन के कार्य देखे, उसका कार्य हमने जिक्र कर दिया था। अब जो हमारा मुख्य हार्मोन है थायराइड ग्रंथि का वह है थायरोक्सिन। क्या है भाई,
थायरोक्सिन। तो हम क्या देखेंगे, थायरोक्सिन के कार्य। हमको पता होना चाहिए कि थायराइड ग्रंथि से जो मुख्य हार्मोन थायरोक्सिन निकलता है उसके क्या कार्य होते हैं। ठीक है भाई, तो अब देख लेते हैं इसके कार्य। सबसे पहला यह है ऑक्सीकारक उपापचय क्रिया में वृद्धि कर ऊर्जा में वृद्धि करता है, जिससे जीवन की रफ्तार बढ़ती है। सेकंड, यह मेढक के टैडपोल के कायांतरण में सहायक है, यह आधारी उपापचय दर में वृद्धि करता है। ठीक है भाई, तो ये हम कुछ 2-3 कार्य थायरोक्सिन के देख सकते हैं। तो थायरोक्सिन के कार्य की अगर मैं आपको बात बताऊं तो क्या होता है भाई कि ये जो थायरोक्सिन होता है यह ऑक्सीकारक उपापचय क्रिया में वृद्धि कर ऊर्जा में वृद्धि करता है, जिससे जीवन की रफ्तार बढ़ती है। यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन उपापचय क्रिया, जो हमारा ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तो उससे क्या बनती है भाई, ऊर्जा बनती है। तो हमारा जो ये थायरोक्सिन हार्मोन है वो ऑक्सीकारक उपापचय क्रिया में वृद्धि कर ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, जिससे जीवन की क्या बढ़ती है, रफ्तार बढ़ती है ना। मतलब हमारा जीवन है, हमारे लाइफ की जो कार्य हैं, डेली जो कार्य हैं, वो सारे ऊर्जा से ही होते हैं। तो ऊर्जा में वृद्धि कौन करता है, थायरोक्सिन। तो ये थायरोक्सिन की मुख्य भूमिका हो जाती है। और एक मुख्य बात कि यह मेढक के टैडपोल के कायांतरण में, कायांतरण मतलब इंग्लिश में मेटामॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, है ना, मेटामॉर्फोजेनेसिस या मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो कायांतरण का मतलब होता है परिवर्तित होना, वयस्क होना, कायांतरण, है ना। तो मेढक के जो छोटे शिशु या लार्वा होते हैं, मेढक के छोटे शिशु या लार्वा होते हैं, उनको हम टैडपोल कहते हैं। और ये टैडपोल मैं आपको बता दूं क्या होते हैं कि बरसात ऋतु में खेतों में जो पानी भर जाता है, उन पानी में आपने छोटी छोटी सी मछलियां तैरती हुई देखी होंगी, है ना, छोटी छोटी मछली तैरती हुई देखी होंगी। वो वास्तव में मछली नहीं है, वो क्या है, मेढक के लार्वा होते हैं, मेढक के शिशु होते हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, टैडपोल। तो टैडपोल का कायांतरण, या मैं ये कहूं कायांतरण का मतलब टैडपोल से वयस्क बनना कायांतरण कहलाता है। तो उनके कायांतरण में ये थायरोक्सिन मुख्य भूमिका निभाता है। बात समझ में आ रही है ना। और एक बात हम कर लें कि यह आधारी उपापचय दर बेसल मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब
वह उपापचय दर जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक है, उसमें भी ये क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो ऐसे हम 2-3 कार्य किसके बारे में लिख सकते हैं, थायरॉक्सिन के बारे में लिख सकते हैं। बात समझ में आई नहीं है? तो थायरॉक्सिन में आप 2 कार्य तो मोस्टली आप याद रखना, एक तो पहले वाला और एक सेकंड वाला। ठीक है भाई? हाँ, तो ये हमारी बात हुई है थायराइड से स्रावित हार्मोन और उनके कार्य के बारे में। ठीक है भाई? चलिए, हमारी जो ग्रंथि चल रही है वो कौन सी चल रही है, थायराइड ग्रंथि चल रही है। थायराइड ग्रंथि में हमने कुछ बेसिक पॉइंट देखे थे, फिर उससे स्रावित हार्मोन देखे कि भाई कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके बाद हमने थायरॉक्सिन के मुख्य रूप से कार्य देखे, और अब जो हम बात करते हैं वह बात करते हैं अल्प श्रावण से रोग। क्योंकि अब मैंने आपको बताया था ना कि इनमें यही 2-3 पॉइंट है, या तो आपसे हार्मोन, स्रावित हार्मोन आपको याद रखने कौन कौन से, हार्मोनों के कार्य, और अल्प श्रावण से रोग और अति श्रावण से रोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, अल्प श्रावण से रोग, कि भाई अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का अल्प श्रावण हो तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो अल्प श्रावण से रोग में सबसे पहला रोग है अपटुमानवता। ठीक है, या इसको हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म, तो ये क्या है, बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन की कमी से यह रोग होता है। इसमें शारीरिक व मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है। ऐसे बच्चों को क्रेटिन्स कहते हैं। सेकंड है मिक्सिडीमा। वयस्क अवस्था में इसके अल्प श्रावण से यह रोग होता है। इसमें त्वचा का मोटा होना, बालों का झड़ना, स्मरण शक्ति कम होना, आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, तो देखो हम अल्प श्रावण से रोग देख रहे हैं, और अभी हमने 2 रोग देखे। अल्प श्रावण से आपको 4 रोग पढ़ने हैं। अभी मैं यहाँ पर 2 रोग आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला जो रोग है वो है अपटुमानवता। ठीक है, या इसको अपटुबामनता भी कहते हैं। तो अपटुमानवता क्या है, इसको इंग्लिश में क्रिटिनिज्म कहते हैं। और अपटुमानवता क्या होता है भाई, कि अगर बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन की कमी हो, वही ग्रोथ हार्मोन जैसी कंडीशन है, अगर बचपन में ये हार्मोन कम स्रावित हो रहा है तो इस रोग से पीड़ित होता है बच्चा। और इसमें क्या होता है कि उस बच्चे का ना तो शारीरिक विकास और ना ही मानसिक विकास हो पाता है।
और ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, क्रेटेंस कहते हैं। वो भी बौने होते हैं बच्चे, है ना, क्योंकि वृद्धि नहीं हो पाती तो वो बच्चे अविकसित रह जाते हैं। तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, अवटोमानवता। सेकंड है मिक्सीडीमा। मिक्सीडीमा ये क्या है कि अगर वयस्क अवस्था में अल्पस्रावन हो, देखो बाल्यावस्था में अल्पस्रावन हो रहा है तो अवटोमानवता डिजीज हो रही है, और अगर वयस्क अवस्था में अल्पस्रावन हो रहा है तो मिक्सीडीमा डिजीज हो रही है ना। ये डिफरेंट आपको याद रखना है। तो इस मिक्सीडीमा में क्या होता है कि भाई उस व्यक्ति की त्वचा मोटी हो जाती है, बाल झड़ जाते हैं और स्मरण शक्ति कम हो जाती है। ऐसे लक्षण इस व्यक्ति में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये अल्पस्रावन के दो रोग समझ में आ गए आपको। ये दो रोग मैंने इसलिए अलग बताए क्योंकि इनमें थोड़ा सा रिलेटेड डिफरेंट है कि भाई अगर बाल्यावस्था में थायरॉक्सिन कम है तो अवटोमानवता, और वयस्क अवस्था में थायरॉक्सिन कम है तो मिक्सीडीमा। याद रह जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट रोग देखते हैं हम अल्पस्रावन से। तीसरा जो रोग है जिसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है तथा गर्दन भी फूल जाती है। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। यह रोग पहाड़ी लोगों में अधिक होता है क्योंकि वहां के पानी में आयोडीन कम होता है। और 4 है हाशिमोटो रोग। यह रोग अल्पस्राव के उपचार में ली गई औषधि जो एंटीजन की तरह पहचानी जाती है, उसके विरुद्ध शरीर में बने एंटीबॉडी के कारण होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है, जिसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। तो देखिए भाई,
थायराइड ग्रंथि का जो मुख्य हार्मोन थायरोक्सिन है, अगर उसका अल्प स्रावन हो तो मानव शरीर में 4 प्रकार की डिजीज हो जाती है ना। अब वो डिजीज कौन कौन सी थी मैं आपको एक बार फिर बताऊं। सबसे पहली थी अवटु मानवता। अभी मैंने आपको बताई थी क्या है कि भाई अगर बाल्यावस्था में थायरोक्सिन का स्रावन कम हो तो ये डिजीज हो जाती थी। सेकंड था मिक्सिडीमा, कि अगर वयस्क अवस्था में इसका अल्प स्रावन हो तो ये डिजीज हो जाती थी। ठीक है, अच्छा, तो ये दो तो हमको पता चल गया। अब जो तीसरी डिजीज है जिसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं वह है घेंगा, गलगंड या गोइटर। गोइटर घेंगा का इंग्लिश वर्ड होता है ना। तो देखिए कि इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। घेंगा रोग क्या होता है कि इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है तथा गर्दन भी फूल जाती है। और यह रोग क्यों होता है भाई? अच्छा, इसको पहले आप समझो। एक बहुत अच्छा इसका कंसेप्ट है कि भाई ये ग्रंथि फूली क्यों, है ना भाई। तो इसका एक कंसेप्ट हम समझते हैं कि क्यों ये फूलती है। देखो, जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन का अल्प स्रावन हो, थायरोक्सिन का अल्प स्रावन होगा तो होगा क्या कि अगर अल्प स्रावन हुआ तो हमारे कुछ जो जरूरी कार्य हैं जो थायरोक्सिन करता है, स्पेशली मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वह क्रिया नहीं होगी, है ना। तो भाई इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं हो रहा है, और थायरोक्सिन का स्रावन कौन करती है? थायराइड ग्रंथि करती है ना। तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पीयूष ग्रंथि। आपको याद होना चाहिए, पीयूष ग्रंथि टीएसएच हार्मोन का स्रावन करती थी। याद है क्या? थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन टीएसएच। और ये टीएसएच हार्मोन किसके पास जाएगा? थायराइड के पास। और फिर थायराइड क्या करेगी? थायरोक्सिन का स्रावन। बताओ करेगी कि नहीं करेगी, है ना। अब देखो, आपके शरीर में थायरोक्सिन की कमी है तो आपका शरीर क्या कहेगा कि भाई हमें तो थायरोक्सिन चाहिए। तो आपकी जो सोचना है वो कहां पहुंचेगी? मस्तिष्क के पास। तो मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस है वो टीएसएच रिलीज हार्मोन स्रावित करेगा। रिलीज हार्मोन जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास। पीयूष ग्रंथि क्या करेगा? टीएसएच कि जाओ थायराइड के पास और थायरोक्सिन का स्रावन करवाओ, है ना। लेकिन क्या था कि आपके अंदर थायरोक्सिन इसलिए नहीं स्रावित हो रहा क्योंकि आप जो भोजन ले रहे हो उसमें आयोडीन ही नहीं है। और जब तक आप सफिशिएंट आयोडीन नहीं लेंगे तब तक थायरोक्सिन आपकी बॉडी में बनेगा ही नहीं। तो उसका रिलीज कहां से होगा? सीक्रेशन कहां से होगा? समझ में आ रही बात? अब हुआ क्या, पीयूष ग्रंथि ने तो टीएसएच को भेज दिया। अब ये टीएसएच पहुंचा थायराइड ग्रंथि के पास। अब थायराइड ग्रंथि से कहता है, इसको एक्साइट करता है स्रावित करने के लिए थायरोक्सिन। लेकिन थायराइड क्या कहती है? अरे भाई मेरे पास तो थायरोक्सिन है ही नहीं, आयोडीन ही नहीं है मेरे पास, मैं कहां से थायरोक्सिन बनाऊं। लेकिन हमारी कोशिकाएं तो बिना सोचे समझे मांगती रहती है कि भाई थायरोक्सिन दो, थायरोक्सिन दो। तो पीयूष ग्रंथि तो धड़ाधड़ टीएसएच का स्रावन करती रहती है। अब धड़ाधड़ स्रावन से थायराइड ग्रंथि पर प्रेशर बढ़ जाता है। लगातार टीएसएच आ रहा है, ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन बनाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इस पे क्या है? प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं थायराइड की कि अब हमारे बस की बात नहीं है, आप कितना भी प्रेशर दे लो हम पे आयोडीन ही नहीं है। फिर वो क्या करती हैं? ज्यादा प्रेशर की वजह से फूल जाती है
और जैसे ही थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं फूल जाती हैं, पूरी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और गर्दन फूल जाती है, जिसी को हम क्या कहते हैं, गलगन रोग कह देते हैं। समझ में आ गई बात? भाई अल्पस्रावन की वजह से ही तो फूल रही है ये ग्रंथि, तो इसको हम घेंगा रोग कहते हैं। बात क्लियर है? यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है, हम सभी जानते हैं। और यह रोग, ये अच्छा क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं पहाड़ों पर, उनमें ये डिजीज ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां का जो पानी होता है उसमें नेचुरली आयोडीन की क्या होती है, कमी होती है, इसलिए उन लोगों में ये घेंगा रोग अधिक पाया जाता है। क्लियर है भाई बात? तो ये घेंगा रोग समझ में आया नहीं आया आपके? बहुत ही सिंपल है ना? ठीक है, नहीं है सिंपल? हाँ, समझ में आ गया? चलिए, सेकंड जो है वो है हाशिमोटो का रोग। कैसा रोग? हाशिमोटो का रोग। भाई हाशिमोटो रोग क्या है कि यह रोग अल्पस्राव के उपचार में ली गई, अल्पस्राव के उपचार में ली गई औषधि, इसको ध्यान से पढ़ना कि यह रोग अल्पस्राव के उपचार में ली गई औषधि। मान लीजिए मेरी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन कम मात्रा में स्रावित हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे क्या दी कि ये लीजिए टैबलेट, ये आपके थायरॉक्सिन के स्रावन को बढ़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो अल्पस्राव के उपचार में जो मैंने औषधि ली है, तो हुआ क्या, कई बार ऐसा नहीं है कि आप इसके उपचार में औषधि लें और आपको ये रोग हो जाए, नहीं। कुछ व्यक्तियों में ये होता है, जिन व्यक्तियों का प्रतिरक्षा तंत्र, जिन व्यक्तियों का प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है, या मैं ये कहूं कि प्रतिरक्षा तंत्र उल्टा हो जाता है। भाई प्रतिरक्षा तंत्र का क्या काम होता है? हमारे शरीर की सुरक्षा करना, लेकिन कई बार वो अपने कार्य को भूल जाता है कि मुझे क्या करना है। तो वो पता है क्या करता है कि हमने जो औषधि इसके उपचार के लिए ली थी, उस औषधि को ये एंटीजन की तरह जानता है, और एंटीजन मतलब होता है दुश्मन। समझ में आ रही बात? उस औषधि को ये एंटीजन की तरह मान लेता है और उसके खिलाफ क्या बना लेता है, एंटीबॉडी। देखो, हमने तो अपने भले के लिए औषधि ली थी, लेकिन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र ने क्या किया कि भाई ये तो दुश्मन आ गया, क्योंकि वो अपने होशो हवास में नहीं है प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, किन्हीं व्यक्तियों में हो जाता है, ऐसा नहीं है हमेशा हो। तो वो क्या करेगा, उस औषधि को ही एंटीजन समझ लेता है और उसके खिलाफ क्या बना लेता है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करेंगी, थायराइड ग्रंथि के पास जाएंगी और उसकी कोशिकाओं को नष्ट कर देंगी। और जब कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो थायराइड ग्रंथि भी तो नष्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, थायराइड की आत्महत्या। क्यों कह रहे हैं आत्महत्या, सुसाइड क्यों कहते हैं? सुसाइड वही तो होता है जो खुद करते हैं। भाई थायराइड जो नष्ट की है वो हमारे अपने शरीर ने ही तो की है। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ही गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, थायराइड की आत्महत्या बोलते हैं। तो यह बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? तो ये हमारी 4 डिजीज हैं जो किससे होती हैं, थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन से। बहुत अच्छी तरीके से आप इनको समझ लेना। ठीक है भाई, चलिए अब हम देखते हैं अतिस्रावन से रोग। अति श्रावण, ये तो भाई अल्पस्रावन से रोग थे। अब जो अतिस्रावण से रोग है वो ये छोटे छोटे से रोग हैं। एक मुख्य है नेत्रोत्सेदी गलगन, है ना, एक्सोथैल्मिक गॉइटर, पहला रोग समझ लेना। अतिस्रावण से रोग हो रहा है अभी, कि अगर थायरॉक्सिन का स्रावण ज्यादा हो जाए तो क्या है कि
थायरॉक्सिन के अतिस्रावण से श्लेष्मा नेत्र में जमा हो जाती है, जिससे व्यक्ति की आंखें, व्यक्ति की दृष्टि डरावनी व घूरती हुई नजर आती है। सेकंड, प्लूमर ग्रंथि में जगह जगह गांठ बन जाती है। ग्रेवी ग्रंथि का फूल जाना। देखो, ये आपको मुख्य रूप से 2-3 रोग पढ़ने हैं अतिस्रावण में, और उसमें आप एक रोग जरा याद रखना, नेत्रोत्सेंधी गलघंट, जिसको इंग्लिश में एक्जोप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। ये क्या है भाई कि अगर थायरॉक्सिन का ज्यादा स्रावण हो जाए तो श्लेष्मा जमा हो जाता है यहाँ पर पलकों के पास, जिससे हमारी आंखें, जो इस व्यक्ति आंखें ना बिल्कुल ऐसे बाहर निकल आती हैं। आपने देखा होगा ऐसे बाहर निकल आती हैं, है ना। तो उस व्यक्ति की जो दृष्टि है वो डरावनी और घूरती हुई नजर आती है। तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं? नेत्रोत्सेंधी गलघंट कहते हैं। और बाकी प्लूमर ग्रे में कोई खास बात नहीं है, समझ रहे हैं। तो आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। ये हमारी जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि कंप्लीट है, ठीक है, समझ में आ रही बात। और अगले लेक्चर में हम अग्नाशय और अधिभृत ग्रंथि के बारे में बात करेंगे।